कंटिन्यू द चैप्टर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो यू हैव लिस्टेड सम यूजेस ऑफ सॉइल। लेट्स परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल। तो अब सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है वो हम देखेंगे। परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। परकोलेशन यानी टपकना, है ना। हम पानी जैसे देखो ज़मीन जो है वो अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करती है, तो अब उसका रेट यानी परकोलेशन, उसका एब्जॉर्ब करने का रेट कितना होता है, कितनी उसकी मात्रा होती है वो हम देखेंगे। बूझो एंड पहले मार्क 2 डिफरेंट स्क्वायर्स ऑफ 50 cm मल्टीप्लाई 50 cm each. One on the floor of their house and the other on the kacha road. And they filled 2 bottles of the same size with water. They emptied the water from the bottles, one each at the same time in the 2 squares. They observed that the water on the floor flowed down and was not absorbed. On the kacha road, on the other hand, the water was absorbed. Now let's perform an activity to understand this. देखो अब यहाँ क्या बोला है कि परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, ज़मीन का परकोलेशन रेट कितना होता है। तो देखो यहाँ पहेली और बूझो जो है उन लोगों ने क्या किया कि एक 50 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर लिया यानी बॉक्स लिया, है ना, और फिर उसके अंदर क्या किया, उसके फ्लो अपने एक स्क्वायर बना दिया, है ना। अब उसके अंदर क्या किया, एक घर का यानी कि फ्लोर है यानी पक्की ज़मीन है, और एक है कच्चा रोड यानी कि कच्ची ज़मीन है ना, जिस पे फर्श नहीं बिछी हुई होती है। तो उसके अंदर क्या करिए, 2 बोतल ले लिए सेम साइज़ की, है ना। अब 2 बोतल ले लिए। अब एक वो बॉक्स के अंदर जहाँ जो हमने पक्का यानी कि फ्लोर पे हमने जो बॉक्स रखा था स्क्वायर साइज का, तो उसके अंदर जब हमने पानी डाला तो वो अलग हो गई यानी कि पानी बाहर आ गया, है ना। और जो कच्चा रोड पे जो हमने स्क्वायर वाला बॉक्स रखा था और फिर उसके अंदर से हमने बॉटल से पानी डाला, तो उसके अंदर जब थोड़ी देर बाद हटा के देखा तो जो कच्चा रोड का है वो पानी एब्जॉर्ब कर लिया, है ना। ज़मीन जो है वो कच्चे रोड की जो सादी मिट्टी वाली ज़मीन थी, देखो ये फिगर में बताया, है ना, कि ये सी ज़मीन जो थी उस पर हमने पानी जब भरा तो इसे कच्चा रोड कहते हैं ना। तो उसके अंदर हम पानी डाले तो वो पानी धीरे धीरे करके ज़मीन के अंदर सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। जबकि जो फर्श वाली ज़मीन थी, हमारी पक्की ज़मीन थी, घर के अंदर वाली, घर में तो हमने टाइल्स पत्थर बिछाते हैं, तो उस ज़मीन पे जो पानी हमने डाला तो वो क्या हुआ, फ्लडेड हो गया यानी पूरे में फैल गया। तो इसको इसको कहते हैं परकोलेशन। यानी कि अगर कच्ची ज़मीन होती है तो वो अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करती है ना। जैसे हम लोग झाड़ लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, तो वो लोग कच्ची ज़मीन पे ही होते हैं ना, तो हम उनमें पानी डालते हैं तो वो अपने कहते हैं कि पानी को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते हैं। और जिन पेड़ों को हम पानी नहीं देते हैं तो वो लोग अपनी रूट के थ्रू, अपनी जड़ के थ्रू ज़मीन के अंदर से धीरे धीरे पानी एब्जॉर्बेशन करते हैं। नेक्स्ट, at the places where you collect the soil, place the pipe about 2 cm deep in the ground. Pour 200 ml water in the pipe slowly. For measuring 200 ml water, you can use any empty 200 ml bottle. Note the time when you start pouring water. When all the water has percolated, leaving the pipe empty, note the time. Again,
Be careful not to let the water spill over or run down on the outside of the pipe. While pouring, calculate the rate of percolation by using the following formula. देखो अब यहाँ बताया कि परकोलेशन, अब हमने जो ये एक्टिविटी करी थी तो इसके अंदर हमको चेक करना है कि कितने टाइम में जो है वो पानी जो है वो परक्यूलेट होता है ना। तो इसके अंदर हमको परक्यूलेशन का फॉर्मूला दिया है कि हम ये परक्यूलेशन फॉर्मूले में कैसा होता है कि कितने ml हमने पानी लिया है और हमारा कितना मिनट हमने काउंट किया है, तो वो दोनों को हमको ये फॉर्मूले के हिसाब से हम परक्यूलेशन रेट वाटर का जो है वो निकाल सकते हैं। तो देखो परक्यूलेशन रेट ml/मिनट है ना इज इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, हमने कितना पानी लिया है, फिर परक्यूलेशन टाइम और कितने टाइम में हमारा जो पानी है वो परक्यूलेट हुआ है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल सपोज यानी कि एग्जांपल के तौर पर हमको बताया है कि हमने जो है वो सर्टेन सैंपल इट टुक 20 मिनट्स फॉर 200 ml टू परकोलेट। सो देखो हमको यहाँ बताया है कि हमारा जो परकुलेशन रेट है यहाँ हमको लिखना है रेट ऑफ परकुलेशन है ना। अब हमने अमाउंट ऑफ वाटर हमने पानी की मात्रा कितनी ली तो 200 ml लिए है ना, और फिर यहाँ नीचे मिनट दिया है तो परकुलेशन टाइम और हमारा टाइम हमने 20 मिनट लिखा है यहाँ सपोज किया है ना फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो हमने यानी कि परक्यूलेशन रेट ऑफ परक्यूलेशन इज इक्वल 200 ml अपॉन 20 मिनट्स है ना। अब 1 0 0 कट गया, 2 10 जा 20 इज इक्वल 10 ml पर मिनट इज परक्यूलेशन योर सॉइल सैंपल। देखो यहाँ लिखा ना कैलकुलेट द रेट ऑफ परक्यूलेशन इन योर सॉइल सैंपल, कंपेयर योर फाइंडिंग विद अदर एंड arrange the soil samples in the increasing order of the rate of percolation है ना। इस तरह से इस फॉर्मूले के थ्रू जो है वो हम परक्यूलेशन रेट ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉइस्चराइज इन सॉइल। जमीन में कितनी मॉइस्चराइजर है, कितनी नमी है, कितनी जो है ह्यूमिडिटी है वो हमको इसमें पढ़ना है। Let's now, have you ever passed through a farmland during a hot summer day? Perhaps you noticed that the air above the land is shimmering. Why is so? Try out this activity and find the answer. देखो अब यहाँ क्या बोला है कि यहाँ बताया ना कि मॉइस्चराइज इन सॉइल, तो यहाँ हमको बोला है कि क्या तुम कभी फार्म लैंड यानी खेत के पास से गर्मियों के दिनों में गुजरे हो। तो अगर गुजरे हो तो वहाँ आपने नोटिस किया है कि हवा कैसी चलती है और ज़मीन जो है वो शिमरिंग क्यों हो जाती है। तो इसको हमको जानने के लिए जो है वो हमको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखो एक्टिविटी दी है हमारे को, टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, हमको एक बॉइलिंग ट्यूब लेना है, पुट 2 स्पूनफुल्स ऑफ द सॉइल सैंपल इन इट, हीट इट ऑन अ फ्लेम, फिगर 9.6 and observe it. Let us find out what happened upon heating. Do you see water drop anywhere? If yes, where did you find them? On heating, water in the soil evaporates, move up and condense on the cooler inner wall of the upper part of the boiling tube. On a hot summer day, the vapor coming out the soil reflect the sunlight. And the air above the soil seems to shimmer.
आफ्टर हीटिंग द सॉइल टेक इट आउट ऑफ द tube. Compare it with the soil which has not been heated. Note the difference between the two. देखो अब हमको यहाँ क्या बोला है कि हमारे को जो है वो मॉइस्चराइजिंग सॉइल, ज़मीन में कितनी मॉइस्चराइजिंग है। तो हमको पहले तो यहाँ पूछा है कि आप गर्मियों के दिनों में आप फार्म लैंड यानी कि खेत के आसपास से गुजरे हो, अगर गुजरे हो तो है ने वहाँ की जो ज़मीन है वो कैसी होती है, वहाँ की हवा कैसी होती है, इसका भी एक्सपीरियंस आपको हो ही गया होगा। और अगर नहीं भी हुआ है तो उसके बारे में, और जो ज़मीन जो हमारी है वो शिमर हो जाती है ना, शिमरिंग हो जाती है, तो उसको जानने के लिए हमको जो है वो एक एक्टिविटी बताई गई है। अब वो एक्टिविटी में क्या बोला है कि एक जो है वो आप टेस्ट ट्यूब लो, है ना, बॉइलिंग ट्यूब लो, उसके अंदर ज़मीन के कुछ सैंपल डालो। डालने के बाद ड्रॉपर से क्या करो, उसके अंदर यानी कि अब उसको गर्म करो फ्लेम पे, है ना। तो देखो ज़मीन के अंदर है ना पानी होता है, आपको पता है ना। तो वो ज़मीन के अंदर जो पानी होता है, जब मिट्टी गर्म होती है ना तो पानी जो है वो भाप बढ़ के ऊपर आ जाता है, देखो, है ना। और फिर जब पानी भाप बन के ऊपर आया तो पूरी तरह से फिर हम जो है वो बर्न को यानी कि आँख को बुझा देंगे। तो जब ठंडा होएगा, ठंडा होने के बाद देखो ये जो है वो छोटे छोटे ड्रॉप्स बन गए हैं पानी के, वाटर के। क्यों है? क्योंकि ये हमने जो है वो ज़मीन का जो सैंपल लिया था वो सैंपल के अंदर पानी था, है ना, पानी था, तो वो पानी भाप बन के ऊपर आ गया। तो इसमें ये एक्टिविटी में यही कहा है ना। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। अब ज़मीन जो है वो पानी अपने अंदर कैसे एब्जॉर्ब करती है ना। तो उसके बारे में अब हमको जानना है कि डू ऑल द सॉइल्स एब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट। लेट्स फाइंड, यानी कि ऑल द सॉइल यानी हर ज़मीन जो है वो, हर तरह की ज़मीन जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है और एक्सटेंट एब्जॉर्ब करती है सेम। तो इसको जानने के लिए हमको बोला है कि जैसे टेक अ प्लास्टिक फर्नल, आप एक प्लास्टिक फर्नल ले, टेक अ फिल्टर पेपर, और उसके अंदर एक फिल्टर पेपर या न्यूज़पेपर के पीसेस जो है, शीट जो है वो डाल दो। फोल्ड एंड प्लेस इट शो इन द फिगर 9.7। वेट 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर सॉइल and pour it into the funnel. Measure a certain amount. Weight 50 gram of dry powder soil and pour into the funnel. Measure a certain amount of water in a measuring cylinder and pour it drop by drop on the soil. You can use a dropper for this purpose. Do not let all the water fall at on one spot. देखो अब हमको यहाँ क्या बोला है कि आपको अगर जो है वो एब्जॉर्प्शन जो है वो जानना है कि ज़मीन जो है वो पानी किस तरह से एब्जॉर्ब करती है। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि एक प्लास्टिक फनल लेना है ना, और फनल के बाद उसको क्या करना है, उसके अंदर या तो फिल्टरेट पेपर आता है वो ले लो, या फिर न्यूज़पेपर का ही कोई शीट ले लो, पेपर ले लो, और फिर उसको फोल्ड करके उस फनल पे फोल्ड कर दो। फोल्ड करने के बाद क्या करो, 50 ग्राम जैसे ड्राई जो है वो सैंपल लो, ज़मीन यानी पाउडर सॉइल यानी ज़मीन की पाउडर यानी कि रूखी वाली मिट्टी लो और उसको उस फनल में डाल दो। और फिर धीरे धीरे क्या करो, आप वो मेजरिंग सिलेंडर के अंदर ड्रॉप से वाटर जो है वो टपक टपक जैसे है ना, परकोलेटेड करके आप थोड़ा थोड़ा वाटर डालोगे तो वो जो सूखी मिट्टी है वो किस तरह से धीरे धीरे पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके और गीली बनती है, तो वो हमको देखना है। तो यहाँ क्या लिखा है कि पोर वाटर ऑल ओवर द सॉइल केप, pouring water till it starts dropping and dripping, है ना। फिर जब वो पानी को हम डालेंगे सॉइल के अंदर
तो ऑल ओवर यानी जितनी भी वो मिट्टी है वो पानी को अपने अंदर धीरे 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 क्या करेगी, ट्रिपिंग यानी कि एब्जॉर्प्शन करने लगेगी। देखो कुछ इस तरह से होगा, है ना। ये बीकर है हमारा, ये फनल है, और ये फिल्टरेड पेपर है, और ये ड्रॉपर है। तो हम ये ड्रॉपर से जब वाटर डालेंगे तो जो यहाँ अंदर सॉइल है, ज़मीन का हमने जो सैंपल लिया, पाउडर लिया है, तो वो धीरे धीरे पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो लिखा है, subtract the amount of water left in the measuring cylinder from the amount you start with. This is the amount of water retained by the soil. Record your results in your notebook in the following manner. Weight of soil is equal 50 gram. Initial volume of water in the measuring cylinder इज इक्वल UmL। तो हमको इस फॉर्मूले के थ्रू जो है वो हमको पानी का जो है, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो हमको पता चलता है कि किस तरह से पानी जो है वो धीरे धीरे ज़मीन में, सॉइल में, है ना। तो इस तरह से हमको देखो यहाँ लिखा है ना, फिर है वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल U माइनस VmL। फिर वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल U माइनस V ग्राम। देखो यहाँ ml दिया है, यहाँ ग्राम दिया। अब यहाँ ml दिया है तो ml यानी ज़मीन में पानी कितना जो है वो एब्जॉर्ब हुआ है, और यहाँ वेट यानी कितने हमने पानी उसमें डाला है, कितने ग्राम तक, है ना। तो ये हमको दोनों फॉर्मूले के जब हम लेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब। अब हमको एब्जॉर्बेशन का परसेंटेज निकालना है, तो देखो U माइनस V काउंट्स में अपॉन 50 और 100, है ना। तो हम 100 को कोई भी चीज़ से करेंगे मल्टीप्लाई, तो उसका हमारा आंसर आ जाएगा। तो रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अ डिफरेंट सॉइल सैंपल। इसी तरह से आप ये एक्टिविटी दूसरी ज़मीन के लिए, दूसरी सॉइल के लिए भी आप यूज़ करते हो। फिर उसके बाद उसका जो क्या रिजल्ट आता है उस ज़मीन का, उसके बारे में जो है वो डिस्कस करना है अपने फ्रेंड से, अपने आस पड़ोस से, है ना। तो यहाँ हमारा जो है वो लेसन की जो है चलते 9.6 वाली एक्टिविटी कंप्लीट हुई। अब यहाँ लास्ट हमारा आता है सॉइल एंड क्रॉप्स, ज़मीन और फसलें। क्रॉप्स यानी फसल, है ना। तो अब यहाँ क्या लिखा है देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स इन ऑफ इंडिया। अलग अलग टाइप की जो है वो ज़मीन हमारे इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में देखी जाती है ना। देखो अब ज़मीन के बारे में बताऊँ, देखो ब्लैक सॉइल होती है, क्ले सॉइल होती है ना, काली ज़मीन जिसको कहते हैं, लाल ज़मीन, रेतीली ज़मीन। तो ये सारी ज़मीन जो है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप की होती है। तो ये हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग जगहों पर भी पाई जाती हैं, है ना। इन सम पार्ट्स देयर इज क्लेली सॉइल, यानी कि कुछ पार्ट्स में जो है इंडिया के कुछ हिस्से में जो है वो क्लेली सॉइल है, चिकनी मिट्टी है। इन सम पार्ट्स देयर इज लोमी सॉइल वाइल इन सम अदर पार्ट्स देयर इज सैंडी सॉइल, है ना। और कुछ पार्ट्स में जो है वो लोमी सॉइल किसको कहते हैं, जो क्लेली सॉइल और सैंडी सॉइल मिलकर बनती है उसको लोमी सॉइल कहते हैं, लोमी ज़मीन कहते हैं। और फिर कुछ पार्ट्स में सैंडी सॉइल यानी रेतीली ज़मीन, जैसे कि डिजर्ट्स है, राजस्थान का डिजर्ट्स है ना, तो वो रेतीली ज़मीन होती है। सॉइल इज अफेक्टेड बाय wind, rainfall, temperature, light and humidity. These are some important climatic factors factors which affect the soil profile and bring changes in the soil structure. देखो अब यहाँ क्या बोला है कि ज़मीन किस तरह से इफेक्टेड होती है
वो रेनफॉल टेम्परेचर यानी कि बारिश की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, फिर लाइट एंड ह्यूमिडिटी। तो ज़मीन के अंदर जो है वो किस तरह से बारिश होती है, तो किस तरह से नमी आती है, फिर टेम्परेचर कितना होता है, फिर लाइट यानी कि उसको सूरज की रोशनी कितनी मिलती है, फिर प्लस ह्यूमिडिटी, फिर ज़मीन में नमी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्लाइमेट के ऊपर इम्पोर्टेंस रखती है, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है वो ज़मीन के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। और यही सॉइल प्रोफाइल एंड बर्निंग चेंजेस यानी कि ज़मीन की जो प्रोफाइल है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, और ज़मीन किस तरह से चेंज होती है, किस तरह से बनती है, तो ये स्ट्रक्चर में भी ये सारे जो फैक्टर्स है वो यूज़फुल होते हैं। Climatic factors as well as the components of soil determine the various type of vegetations and crops that might grow in any region. Clayey and loamy soil are both suitable for growing cereals like wheat and grams. Such soil are good at retaining water. For paddy soils rich in clay and organic matter and having good capacity to retain water are ideal. For lentils यानी मैसूर and other pulses loamy soil which drain water easily are required for cotton, sandy, loam which drain water easily. देखो अब यहाँ क्या बोला है, and can hold plenty of air are more suitable. देखो अब यहाँ क्या बोला है कि जो ज़मीन है वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो उसके हैं उसकी वजह से वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। अब यहाँ क्या बोला है कि जो ज़मीन है, ज़मीन के कंपोनेंट्स जो हैं वो वेरियस टाइप के होते हैं, जिसमें जैसे कि वेजिटेशन यानी कि सब्जियाँ वो उगाई जाती हैं, फिर क्रॉप्स यानी फसलें उगाई जाती हैं। तो उसके लिए क्लेली एंड लोमी जो सॉइल है वो दोनों सॉइल जो है वो फसलों के लिए बेस्ट सॉइल गिनी जाती है, जैसे गेहूँ है, ग्राम्स है ना, और फिर उसके बाद पेडी है, राइस है ना, ज़मीन और चावल है कि चावल की खेती के लिए। फिर तो ये सारी चीज़ जो है वो गुड कैपेसिटी इसकी यानी कि इस ज़मीन के अंदर जो फसलें हैं वो जल्दी उगती हैं और इजीली उग जाती हैं। कॉटन है, सैंडी है, लोम और लोमी, ये सारी जो ज़मीन का मात्रा है वो अच्छा है। तो यहाँ